हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 3। पार्ट 2 तक हमने रिएक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में डिस्कस किया था। अब हम पार्ट 3 में आयोनिक कंपाउंड एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड देन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम अर्थ क्रस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक देखते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। क्या आयोनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं? तो आयोनिक कंपाउंड्स में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, जो कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो किन से मिलकर बने होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स मिलकर बने होते हैं मेटल्स प्लस नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स कौन कौन से होते हैं? सोडियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम, पोटेशियम और बहुत सारे मेटल्स हो सकते हैं, हमने पढ़ा है। नॉन मेटल्स कौन कौन से? नॉन मेटल क्लोरीन हो सकता है, फॉस्फोरस, सल्फर, इस तरीके से फ्लोरीन, इस तरीके से और भी नॉन मेटल्स हो सकते हैं। तो जो आयोनिक कंपाउंड्स इनके द्वारा बने होते हैं, मेटल्स प्लस नॉन मेटल के द्वारा जो कंपाउंड बने होते हैं उनको आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। द कंपाउंड विच कंटेन आयोनिक बॉन्ड्स इन देयर एटम्स आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड्स। वह कंपाउंड जिनके बीच आयोनिक बॉन्ड होता है उनको हम आयोनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है और एक कैसे बनता है और किन के बीच बनता है, और वो अब हम देखेंगे। Ionic bond. The oppositively charged ions are drawn closer due to electrostatic force of attraction and result in the ionic bond formation. Ionic bond कैसे बनता है? जो जब दो अपोजिट चार्ज्ड आयंस क्लोजर आते हैं। क्यों आते हैं? उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और जब वो क्लोज आएंगे तो उनके बीच में आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है, जब कोई भी दो अपोजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल आप पास पास रखे जाते हैं तो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स करते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। सेम उसी तरह जो आयंस होते हैं वो भी अपोजिटिवली चार्ज, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। जब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जब दोनों बिल्कुल क्लोजर आ जाएंगे तो उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से आयोनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखेंगे कि आयोनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एनसीईआरटी में 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि MgCl2, NaCl, ये आयोनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल है। तो अब हम उन एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर हम आयोनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल देख लेते हैं। NaCl, अगर आप NaCl में देखें तो इसमें मेटल कौन है? NaCl में मेटल कौन है? मेटल है सोडियम। और नॉन मेटल कौन है? नॉन मेटल इसके अंदर है क्लोरीन। तो इन दोनों के फॉर्मेशन से कौन सा बॉन्ड बनेगा? इन दोनों के फॉर्मेशन से आयोनिक बॉन्ड बनेगा, और जिन कंपाउंड्स के बीच आयोनिक बॉन्ड होता है उनको हम आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ स्टेप बाय स्टेप आयोनिक बॉन्ड देखें NaCl के अंदर, तो आप देखेंगे कि जो Na मीन्स सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? 2-8-1 मीन्स उनके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है कि जो कोई भी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट अपने जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको जीरो गैस या फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है, वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में या तो 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की ट्राई करता है। तो अगर यहाँ पर आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का, तो इसका आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको या तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए इसको या तो 7 इलेक्ट्रॉन का गेन करना पड़े या फिर 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पड़े। तो सोडियम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना बहुत ईजी होता है। तो सोडियम यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके Na+ और 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, इससे बताए सोडियम आयन। उससे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-8। ठीक है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया। उसी के पॉजिटिवली अगर हम देखें क्लोरीन के बारे में, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-8-7, और इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको या तो यहाँ पर 0 या फिर 8 करने के लिए क्या करना पड़ सकता है? या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे या 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। तो क्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की कंपैरिजन में 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करना ईजी होता है। तो क्लोरीन क्या करता है? जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसका गेन करके क्लोरीन नेगेटिव आयन बनाता है, और इसके कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-8-8। तो यहाँ पर अगर आप देखें इनका लेविस स्ट्रक्चर, तो सोडियम के पास मैंने यहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शो किया है। तो सोडियम के पास एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7 है। तो यहाँ पर जो सोडियम है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? क्लोरीन को। तो इससे क्या हो जाता है? दोनों का कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट सेल में जो कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, वो अचीव हो जाता है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके पास
ट्रांसफ़र होगा तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दोनों में पॉजिटिवली चार्ज आने के कारण दोनों क्लोजर आएंगे, उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। सेम उसी तरह आप एग्जांपल MgCl2 का देख सकते हैं। मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 होता है, आउटर मोस्ट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे तो इसका 2s हो जाता है। और क्लोरीन का होता है 2s7, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके 2s8 मीन्स इसका भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। सेम उसी तरह हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैग्नीशियम के 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन में 7 होते हैं, और उसके बाद जो एक इलेक्ट्रॉन अगर मैग्नीशियम क्लोरीन को दे दे तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज आ जाता है और क्लोरीन का यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में हो जाते हैं। तो यहाँ पर Mg+2 और Cl नेगेटिव, तो यहाँ पर Mg और Cl दोनों पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो दोनों क्लोजर आके आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और जिन कंपाउंड्स के बीच आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उनको हम आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। अब इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स देख लेते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स के बीच क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। पहला देखते हैं फिजिकल नेचर, क्या आयोनिक कंपाउंड्स का फिजिकल नेचर कैसा होता है। द आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड क्रिस्टलाइन एंड समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड सॉलिड होते हैं। उनका रीज़न क्या है, जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनके बीच जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो हार्ड एंड सॉलिड होते हैं। These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. ये कंपाउंड जनरली ब्रिटल होते हैं और जैसे हम इस पर किसी फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये पीसेज में ब्रेक हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसा कि हमने देखा है कि अगर कोई भी कंपाउंड्स सॉलिड मीन्स हार्ड है तो उसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत हाई होगा। तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का क्या कारण है, दिस इज़ बिकॉज ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन फोर्स होता है, और इसी फोर्स को ओवरकम करने के लिए कंसिडरेबल मीन्स एक बहुत भारी अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस कारण जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोल्युबिलिटी। आयोनिक कंपाउंड्स आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन एंड पेट्रोल etc। जो सोल्युबिलिटी होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स में वो इजीली सोल्यूबल होते हैं किसमें, वाटर में, और जनरली इनसोल्यूबल किसमें होते हैं, सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन एंड पेट्रोल। तो ये सी प्रॉपर्टी है। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इस प्रॉपर्टी से, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। किस तरीके से कंडक्शन करते हैं आइए वो देख लेते हैं। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। किसी भी सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है तो उसके जो चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट के थ्रू होता है। ए सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स इन वाटर कंटेन्स आयंस। बहुत ईजी सी बात है कि जो वाटर का सॉल्यूशन होगा उसमें आयोनिक कंपाउंड्स के आयंस प्रेजेंट होंगे, विच मूव टू द अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सॉल्यूशन। जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो जो आयंस होते हैं वो अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की तरह अट्रैक्ट होंगे या उसकी तरह मूव करेंगे। आयोनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयोनिक कंपाउंड सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज मूवमेंट्स ऑफ आयंस इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर रिजिड होता है। हाउ ईयर आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट बिकॉज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर ओवरकम ड्यू टू हीट। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो मोल्टन स्टेट में आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे करते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, बिकॉज के बाद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज आर ओवरकम ड्यू टू हीट। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयंस के बीच में वो किसकी वजह से ओवरकम हो जाता है, वो हीट की वजह से ओवरकम हो जाता है। इस वजह से मोल्टन स्टेट में आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आयोनिक कंपाउंड से लेके ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, ये चीज़ बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। 10 द आयंस आर
दस द आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और जब आयंस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा हीट की वजह से, तो आयंस फ्रीली मूव कर सकेंगे और उनके बीच इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ईजिली हो सकेगा। इसका देख लेते हैं अक्रंस ऑफ मेटल्स। तो ये अभी हमने जो भी मेटल्स के बारे में डिस्कस किया है, तो ऐसा तो नहीं है कि जो मेटल्स है वो हमें ऐसा कैसे जो हमारी अर्थ है उसके सरफेस पे मिल जाती है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो जो बहुत सारे मिनरल्स हैं, हम उन मेटल्स से उनको हम अर्थ क्रस्ट से माइनिंग करके निकालते हैं। तो मेनी मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन देयर फ्री स्टेट। द कम्बाइंड स्टेट ऑफ मेटल्स आर नोन एज मिनरल्स। जो कम्बाइंड स्टेट होती है मेटल्स की उनको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स। एट सम प्लेसेस minerals contains a very high percentage of particular metal and metal can be profitably extracted from it. These minerals are called ores. जिन मिनरल्स में एक पर्टिकुलर टाइप के मेटल प्रेजेंट होती है और उनको हम प्रॉफिटेबली मीन्स हम लेस प्राइस में उनको हम निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे मिनरल्स को क्या बोलते हैं? हम ऐसे मिनरल्स को हम ओर्स बोलते हैं। तो अब आप ध्यान रखेंगे कि ओर्स किन को बोलते हैं। अब हम डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के। तो आइए शुरू करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी वी कैन ग्रुप द मेटल्स इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। रिएक्टिविटी के बेसिस पे हम पढ़ चुके हैं कि मेटल्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में बॉटम पर आती है। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी जो मिडल पोजीशन पर आती है। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी जो कि टॉप पोजीशन पे जो मेटल्स हैं उनको हम मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, उनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है। इसके बाद देखते हैं और के बारे में देख लेते हैं। और हम पढ़ चुके हैं कि और क्या होता है। और इज द मिनरल्स इन विच ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेटल्स प्रेजेंट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम और बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि और से हम मेटल्स का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, कैसे हम और से मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो उसकी डिफरेंट प्रोसेस है। और जो उनके हमने देखा कि जो रिएक्टिविटी के बेसिस पे हम उसके लिए अलग अलग प्रोसेस अप्लाई करते हैं। जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होती है उसके लिए हम अलग प्रोसेस अप्लाई करते हैं, और जो लो रिएक्टिव होती है उसके लिए हम अलग प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो अब उसी के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। और से क्या बनाएंगे? पहले कंसनट्रेट करेंगे और को। अब उसके भी 3 बेसिस है, 3 बेसिस पर हम उसका कंसनट्रेशन करेंगे आगे की प्रोसेस के लिए। पहला देख लेते हैं हम मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। जिन मेटल्स की हाई रिएक्टिविटी होती है, जैसा कि ऊपर देखा हमने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन मेटल्स की हाई रिएक्टिविटी होती है। तो इसको हम कैसे प्योर मेटल तक पहुँचेंगे? इन मेटल्स इन ओर का सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे ऑफ मोल्टन ओर। इन इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद हम प्योर मेटल का पता करेंगे, प्योर मेटल निकाल लेंगे। ये कैसे निकाल लेंगे? ये प्रोसेस अभी हम नेक्स्ट पैराग्राफ में टॉप डिटेल से देखने जा रहे हैं। यहाँ पर एक रफ डायग्राम है कि हम किस तरीके से एक्सट्रैक्शन करेंगे मेटल्स का। सेकंड देखते हैं मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। मीडियम रिएक्टिविटी की जो मेटल्स है वो 2 फॉर्म में मिलती है हमें। तो पहले होता है कार्बोनेट ओर में और सल्फाइड ओर में। कार्बोनेट मीन्स वो मेटल्स कार्बोनेट के साथ कंबाइन रहेगी, और दूसरा सल्फाइड ओर मीन्स वो सल्फाइड के साथ कंबाइन रहेगी। कार्बोनेट की मेटल्स को हम निकालेंगे कैल्सिनेशन की प्रोसेस से, और सल्फाइड ओर को निकालेंगे रोस्टिंग की प्रोसेस से। उसके बाद क्या हो जाएगा? इन दोनों प्रोसेस करने के बाद मेटल्स थी पहले तो किस में थी वो? मेटल सल्फाइड और मेटल कार्बोनेट। दोनों प्रोसेस करने के बाद किस में बनी? मेटल ऑक्साइड में। मेटल ऑक्साइड से क्या करेंगे? हम रिडक्शन करेंगे, और रिडक्शन करने से क्या बन जाएगा? हमें जो मेटल बन जाएगी। और मेटल का क्या कर लेंगे? प्यूरिफिकेशन कर लेंगे मेटल का। उससे क्या बन जाएंगे? हमें प्योर मेटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। लो रिएक्टिविटी के जो मेटल्स है वो जनरली सल्फाइड ओर में प्रेजेंट होती है, सल्फाइड ओर की फॉर्म में। उनसे सबसे पहले हम रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग के बाद जो मेटल होगी उस मेटल की हम रिफाइनिंग करेंगे। सब मेटल जो भी हम मेटल पता करेंगे बाद में जो हमें मिलेगी उसका हम रिफाइनिंग ज़रूर करेंगे। तो आइए हम 1 बाय 1 इन प्रोसेस के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया हुआ है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। जो ओर्स है वो उनमें क्या क्या कंटेंट होता है, फिर क्या क्या होता है, तो देख लेते हैं। ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटामिनेटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सोइल, सैंड, ईटीसी कॉल्ड गैंग। अब जो ओर है वो ऐसा तो नहीं है कि ओर ऐसा इजीली मेटल्स की फॉर्म में ओनली मेटल्स होगा उस ओर में। उस ओर में और भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होते हैं, जैसे कि सोइल होता है, सैंड होती है,
और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इन इम्प्योरिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, इन इम्प्योरिटीज़ को हम बोलते हैं गैंग। ठीक है, तो आप गैंग की परिभाषा डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो आप गैंग की परिभाषा ये ध्यान रखेंगे। द प्रोसेसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द ओर आर बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैंग एंड द ओर। जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम गैंग और ओर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो मेजर टॉपिक है वो क्या है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। जो एक्टिविटी सीरीज थी उसमें जो मेटल्स जो लो पोजीशन पे रखी हुई है उनको हम एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे वो हम डिटेल से डिस्कस कर। मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। द ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग एलोन। हमने पहले ही देखा था चैप्टर 1 एंड 2 में जो रिएक्टिविटी जो सीरीज है उसमें जो लो बॉटम पर जो मेटल्स है वो बहुत ही अनरिएक्टिव होती है। तो इन अनरिएक्टिव मेटल्स का हम एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, द ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाय हीटिंग एलोन। अगर हम इन ऑक्साइड्स के मेटल्स और मेटल ऑक्साइड को अगर हम ओनली हीटिंग करें तब भी हम इनसे प्योर मेटल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। द ओर्स ऑफ मरकरी चिनेवार। तो ये आप ध्यान रखेंगे जी कि ओर ऑफ मरकरी को क्या कहते हैं, उसको चिनेवार बोलते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, HgS, मरकरी सल्फाइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओर ऑफ मरकरी इज नोन एज चिनेवार, उसको बोलते हैं HgS, मरकरी सल्फाइड। एंड कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस किसको बोलते हैं, कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला होता है Cu2S, कॉपर सल्फाइड। ठीक है, बोथ आर कन्वर्टेड इनटू मेटेलिक फॉर्म ऑन हीटिंग। दोनों क्या है, सल्फाइड है, सल्फाइड के जो इम्प्यूरिटीज इनके अंदर है इनको अगर हम कन्वर्ट कर ले किसमें, मेटेलिक फॉर्म में। कैसे करेंगे, हीटिंग के थ्रू कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। यहाँ पर अगर हम पहले मरकरी की बात करें तो मरकरी किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट था, मरकरी सल्फाइड, मीन्स इसके अंदर सल्फाइड की इम्प्यूरिटी थी। तो हमने हीटिंग किया किसकी प्रेजेंस में। अगर हम हीटिंग करेंगे तो जनरली बात अंडरस्टूड है कि अगर हम हीटिंग करेंगे ओपन इन्वायरमेंट में तो ऑक्सीजन के साथ हीटिंग होगा, तो ऑक्सीजन भी रिएक्ट करेगी। तो मरकरी सल्फाइड ने ऑक्सीजन के साथ हीटिंग की तो इससे क्या बना, मरकरी ऑक्साइड मीन्स मेटल ऑक्साइड प्लस SO2 गैस रिलीज हुई। ठीक है, ये गैस के फॉर्म में निकला और जो मेटल ऑक्साइड था मरकरी ऑक्साइड वो सॉलिड के फॉर्म में। अब जो मरकरी ऑक्साइड है HgO सॉलिड, इसको हमने अगेन हीट किया तो उससे क्या हो जाएगा, मरकरी जो लिक्विड स्टेट में होती है वो मरकरी में मिल जाएगी और O2 यहाँ पर रिलीज़ हो जाएगी। तो हम यहाँ पर जो HgS मरकरी सल्फाइड से हमने किसका फॉर्मेशन कर लिया, मरकरी सल्फाइड से हमने प्योर मरकरी का फॉर्मेशन कर लिया। तो हमने किसकी हेल्प से किया, हमने जस्ट हीटिंग करने से ये हमें प्योर स्टेट में मरकरी का फॉर्मेशन हो गया। सेम उसी तरह हम Cu मीन्स कॉपर के बारे में देख लेते हैं। पहले कॉपर सल्फेट था, उसको हमें हीटिंग किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इससे बना कॉपर ऑक्साइड Cu2O और SO2 अलग हो गई। कॉपर ऑक्साइड Cu2O को हमने Cu2S कॉपर सल्फेट में वापस हीट किया तो उससे क्या बना, कॉपर अलग हो गया और सल्फर अलग हो गया। तो यहाँ पर भी हमने कॉपर सल्फेट से Cu कॉपर का फॉर्मेशन कर लिया किसकी हेल्प से, हीटिंग की हेल्प से। तो अब हमने देख लिया कि जो एक्टिविटी सीरीज होती है उसमें जो बॉटम में जो मेटल्स होती है उनका वो बहुत अनरिएक्टिव होती है और उनको हम उनके ऑक्साइड्स को हम जस्ट हीटिंग करके उनसे प्योर मेटल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब हम जो मिडल में होती है एक्टिविटी सीरीज के मेटल्स का उनका निकालेंगे। ये प्रोसेस थोड़ा बड़ा होता है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। मेटल्स सच एज आयरन, लीड, कॉपर etc आर इन द मिडल ऑफ द reactivity series. These are usually present as sulfides and carbonate are first converted to oxides by the process of calcination and roasting because it is easier to reduce an oxide or as compared to sulfides and carbonates. जो इनके जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो किसकी इम्प्योरिटीज़ होती है, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट की इम्प्योरिटीज़ होती है। तो सबसे पहले जो हम सल्फाइड्स मेटल सल्फाइड और जो मेटल कार्बोनेट होते हैं सबसे पहले हम उनको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। इस किसकी प्रोसेस से, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग की प्रोसेस में। ये क्या प्रोसेस होती है इसको हम अभी 2 मिनट बाद डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। बिकॉज इट इज़ ईजी टू रिड्यूस एन ऑक्साइड और एज कम्पेयर टू सल्फाइड और, क्योंकि किसी भी ऑक्साइड को जो मतलब जो मेटल ऑक्साइड होता है उसको इजी होता है रिड्यूस करना किसके कंपैरिजन में, सल्फाइड और या फिर कार्बोनेट और के कंपैरिजन में। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग का यूज़ करते हैं।
अब कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग में दोनों सेम प्रोसेस है, पर इनमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कैल्सिनेशन। इन दिस प्रोसेस द ओर इज हीटेड टू ए हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। यूजुअली कार्बोनेट और आर कन्वर्टेड ores are calcinated to dry out carbon and moisture impurities। जो कैल्सिनेशन है उसके आप में दो चीज़ें मेरे लिए ध्यान रखनी है कि एक तो कैल्सिनेशन एब्सेंस ऑफ एयर में होता है और दूसरी चीज़ ये यूजुअली कार्बोनेट्स और के लिए यूज़ होता है। तो हमने देख लिया कि यहाँ पर जो कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट है उसको हम हीटिंग करके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कर लेंगे वो हम देखते हैं रिएक्शन के थ्रू। जिंक कार्बोनेट को हीट किया तो इससे क्या बना, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 गैस अलग हो गई। उससे हम उसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट प्लस MgO3 को हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड अलग हो गया और CO2 अलग हो गया। इसी तरह Al2O3 दो 2H2O मीन्स इसमें किसकी इम्प्योरिटीज़ है, इसमें मॉइस्चर की इम्प्योरिटीज़ है। तो इसको हीट किया तो इससे क्या हो गया, Al2O3 मीन्स मेटल ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग हो गया और H2O मीन्स जो मॉइस्चर थी वो अलग हो गई। तो इस तरह की जो कैल्सिनेशन है उसको हम एब्सेंस ऑफ एयर में करते हैं और इसमें यूजुअली मेटल कार्बोनेट से हम मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद सिमिलर प्रोसेस है रोस्टिंग। सल्फाइड्स और आर कन्वर्टेड इनटू रोस्टिंग बाय ऑक्साइड बाय हीटिंग। कैल्सिनेशन में तो हमने कार्बोनेट के लिए किया था और जो रोस्टिंग है वो हमने सल्फाइड्स के लिए किया था। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ये एक्सेस एयर की प्रेजेंस में होता है। और जो कैल्सिनेशन था वो यूजुअली क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एयर में होता है और जो रोस्टिंग है वो एक्सेस एयर में होती है। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस है। डिफरेंस पूछा जाए कि कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग में क्या डिफरेंस है, तो आप दो डिफरेंस इजीली बता सकते हैं कि कैल्सिनेशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड रोस्टिंग में प्रेजेंस ऑफ एयर। कैल्सिनेशन फॉर कार्बोनेट्स एंड रोस्टिंग फॉर सल्फाइड्स और इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोसेस इज नोन इन रोस्टिंग। यहाँ पर जिंक सल्फेट को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया हुआ मीन्स अगर आप इसको ओपन इन्वायरमेंट में जिंक सल्फाइड को हीटिंग करेंगे तो अंडरस्टूड कि ऑक्सीजन भी इसके साथ रिएक्ट करेगी। तो जिंक सल्फाइड से बना जिंक ऑक्साइड और SO2 गैस अलग हुई। सेम उसी तरह लीड सल्फाइड्स को हीट किया तो इससे लीड ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ और SO2 गैस अलग हो गई। अब हमने अब तक तो जो मिडल में जो एलिमेंट्स थे, जो मेटल्स थी, उसका एक्सट्रैक्शन देख लिया था कि उसका एक्सट्रैक्शन हमने इम्प्योरिटीज़ से ऑक्साइड तक तो कर लिया था। अब हम उसको ऑक्साइड से उनका रिडक्शन करके प्योर मेटल का फॉर्मेशन करेंगे। अब हम प्योर मेटल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे वो अब हम इस पार्ट में देखेंगे। इसकी भी रिडक्शन करने के दो तरीके हैं मेटल ऑक्साइड को मेटेलिक फॉर्म में। पहला है स्मेल्टिंग रिडक्शन बाय कार्बन। कुछ मेटल्स को हम स्मेल्टिंग कर लेते हैं किसके द्वारा, कार्बन के द्वारा, और कुछ में होता है हम रिडक्शन करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू। सबसे पहले हम देख लेते हैं रिडक्शन बाय कार्बन, फिर इसके नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे रिडक्शन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब रिडक्शन बाय कार्बन में कौन कौन सी मेटल के लिए करते हैं ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। रिडक्शन बाय कार्बन करते हैं Ag, Fe, Cu, Zn, etc। इन मेटल्स के लिए हम मेजरली कार्बन का यूज़ करते हैं रिडक्शन के लिए। तो देखते हैं द रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉमनली ए सोर्स ऑफ कार्बन सच एज कोक और चारकोल। हम यहाँ पर कार्बन का सोर्स लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। वो कोक भी हो सकता है और चारकोल भी हो सकता है। कैसे करते हैं, जैसा कि अब तक हमने जो प्रीवियस जो कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग प्रोसेस थी उसमें अब तक हमने मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया था। अब इसमें क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड को हम कार्बन के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, इसकी प्रेजेंस में रिडक्शन करेंगे तो इससे जिंक और CO कार्बन मोनोऑक्साइड SnO2 का भी कार्बन की प्रेजेंस में Sn+CO बन जाएगा और Fe2 फेरस ऑक्साइड को भी कार्बन की प्रेजेंस में फेरस एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट है रिडक्शन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ी थी, तो सेम एज इट इज़ वही रिएक्शन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम etc आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, वह रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में यूज़ की जाती है। क्यों यूज़ की जाती है, क्योंकि ये हाई रिएक्टिव मेटल है और ये अपने से नीचे जो लो रिएक्टिव मेटल्स होती है उनको ये ईजिली डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड का ऑक्साइड को हम किसके थ्रू डिस्प्लेस करने वाले हैं, एल्यूमिनियम के थ्रू डिस्प्लेस करने वाले हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम
मैग्नीज से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल से। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो एल्यूमिनियम है उसने मैग्नीज को डिस्प्लेस कर दिया, तो इससे क्या बना Al2O3, और जो मैग्नीज था Mn वो यहाँ पर अलग हो गया और एक अमाउंट में हीट भी रिलीज हुई। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक, द मेटल्स आर प्रोड्यूस इन द मोल्टन स्टेट। जो हमने देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है वो बहुत हाईली एक्सोथर्मिक होती है, मीन्स उनमें बहुत सारी हीट का रिलीज होता है। तो हीट की वजह से जो मेटल्स मिलती है हमें वो मोल्टन स्टेट में मिलती है हमें। तो इससे क्या फ़ायदा हो सकता है वो हम देखते हैं। द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड Fe2O3 विद एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। दिस रिएक्शन इज़ नोन ए थर्माइट रिएक्शन। जो कभी कभी जो रेलवेज होते हैं उनके जो पार्ट होते हैं रेलिंग, यहाँ पे जो कुछ और भी मैकेनिकल जो मशीन होती है उनके जो पार्ट कभी कभी क्रैक हो जाते हैं, तो उनको हम जॉइंट वापस उनको हम जोड़ने के लिए किसका यूज़ करते हैं, मेटल ऑक्साइड मीन्स आयरन ऑक्साइड, जैसे कि Fe2O3 विद एल्यूमिनियम का जब हम दोनों का यूज़ करके हम उनको जोड़ने का काम करते हैं। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। Fe2O3, ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना, Fe लिक्विड, Fe बना लिक्विड स्टेट में, Al2O3 सॉलिड स्टेट में, और एक हीट का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरीके से अब जो रेलवेज़ के जो ब्रोकन पार्ट है उसको हम रिपेयर कर सकते हैं। तो अब हम